हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंस डे। हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हर रोज़ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इस वक्त हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चंस की डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, हमारे सभी प्रोग्राम्स के ऊपर 20% ऑफ यानी 20% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। कोड यूज़ करें विक्ट्री और इसका इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से जुड़ा, ये 2024 में है, लेकिन इससे पहले भी हम 2 बार सीएजी से जुड़ा सवाल देख चुके हैं, मेंस में आया है। तो पीवाईक्यू रिलेवेंस मीटर में ये टॉप लेवल पे आता है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो आपके लिए एक श्योर शॉट एडवांटेज हो सकती है, खासतौर पे तब जब आप प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट नेशनल कमीशंस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और सीएजी। अगर आप देखोगे कि पिछले 10 सालों में इन्हीं के आसपास 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए और सीएजी से अब जो है क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा सा डिटेल में है। इसके बारे में समझते हैं। द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज नॉट मियरली टू इंश्योर द लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इट्स प्रोप्राइटी। कॉमेंट। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको 2 शब्दों का मीनिंग समझ में आना चाहिए। एक तो एक्सपेंडिचर की लीगैलिटी और दूसरा उसकी प्रोप्राइटी। देखिए, लीगैलिटी जो है वो क्वांटिटेटिव है, प्रोप्राइटी जो है वो क्वालिटेटिव है, इतना समझ लो। मतलब लीगैलिटी का मतलब है कि जो आपने कानून बनाए हैं, जो आपने बजटरी एलोकेशंस किया है, उनके कंपैरिजन में एक्सपेंडिचर किस हिसाब से किया गया है। क्या बजट में जो एलोकेशन किया गया था उसके हिसाब से ही है? क्या जिन टॉपिक्स या जिन एक्सपेंडिचर हेड्स के अंदर आपने जितना अमाउंट डाला था उतना ही अमाउंट खर्चा किया गया है या उससे ज्यादा खर्चा किया गया है? ऑल दीज थिंग्स विल बी सेन इन द लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में यह भी देखा जाएगा कि सरकार के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है क्या वो केंद्र सरकार के एम्बिट में आता भी है या वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्बिट में आता है। सो ऑल द लीगल एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स विल कम हेयर and the qualitative aspects of expenditure can come in propriety. Propriety का मतलब है कि बेसिकली आप एक्सटेंड करते हो अपनी ऑडिटिंग को, अपनी जो एक्सपेंडिचर को रिव्यू करने की पावर है उसको, और ये देखते हो कि इस स्कीम के अंदर कहीं कोई लीकेजेस तो नहीं हो रहे हैं, इस स्कीम के अंदर कोई मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ फंड, मिस अप्रोप्रिएशन नहीं मैं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि किसी स्कीम के अंदर आप एक्स कंपोनेंट पे काम कर सकते हो। सजेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐसी स्कीम चला रहे हो जैसे मनरेगा, और मनरेगा के अंदर आपने लाइवलीहुड जनरेट करना है, लेकिन इसमें जो आपका एक्सपेंडिचर जा रहा है वो वेजेस पे जा ही नहीं रहा है और जाना चाहिए, है ना। तो दिस इज क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्कीम, अ क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ऑल दीज आर कमिंग अंडर प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो सीएजी का काम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना है कि जो किताब में लिखा है उस किताब को मैच करना, अकाउंट बुक्स को मैच करना। इट गोज बियॉन्ड इट। ये आपने इस बात पे कमेंट करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिन पे आप एग्री करेंगे ही करेंगे। तो अगर आप इस स्टेटमेंट पे डिसएग्री करते हो देन यू विल बी गोइंग अगेंस्ट व्हाट सेवरल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैव सेड। स्पेशली इसमें सबसे फेमस जो जजमेंट है वो अरविंद गुप्ता केस ऑफ 2012 है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सीएजी के फंक्शंस है टू कैरी आउट द एग्जामिनेशन इनटू द इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस that which government has used resources is inbuilt in the CAG Act and the different articles 148, 149। कहने का मतलब कि आप CAG से एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक्सटेंसिवली ऑडिट करेगा कि जो खर्चा सरकार कर रही है क्या वो रूल्स के हिसाब से है, एंड इट विल ऑल्सो सी द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट खर्चा। आप समझ रहे हो? इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जो उसका पर्पस था क्या वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहीं और खर्चा किया जा सकता है या उस खर्चे को डाइवर्ट किया जा सकता है। दीज थिंग्स आर ऑल्सो अंडर द एम्बिट ऑफ सीएजी। तो आप इससे एग्री करते हो। अब आप इसको यहां से शुरू कर सकते हो अरविंद गुप्ता केस से, या आप इसको आर्टिकल्स और एक्ट से शुरू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद एनी। ये और है ना। I told in the first lecture, जो मैंने मेंस डे का पहला लेक्चर लिया था, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि 7 तरीके हैं किसी आंसर को इंट्रोड्यूस करने के, और यहां पे मैंने तरीका इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वाला या कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल वाला।
अब आपने इस पे कमेंट करना है, इसका मतलब कि पहले तो आप बताओगे कि ये लीगैलिटी और प्रोप्राइटी के पर्सपेक्टिव्स या डायमेंशंस क्या है। तो सबसे पहली सब हेडिंग होगी लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर एज ड्यूटी ऑफ सीएजी। तो लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करते वक्त सीएजी ये देखता है कि कहीं किसी स्कीम में मिस एलोकेशन तो नहीं हुआ है, कि जहां पे 50 करोड़ लगने थे वहां पे कहीं 500 करोड़ तो नहीं लग गए, एंड देन दैट मींस देयर इज सम इरेगुलरिटी। सेकंड, करप्शन तो नहीं हो रहा है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम को फाइंड आउट करते हुए सीएजी ने रिपोर्ट में बताया कि बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट थे जिनको ओवर प्राइस किया गया, तो एक्चुअल में जो उनकी प्राइस थी उस हिसाब से एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स भी कैलकुलेट करना सीएजी का काम है। ये आर्टिकल 279 के अंदर सीएजी कैलकुलेट करता है सो दैट सेंटर और स्टेट्स के बीच में रेवेन्यूज का बंटवारा हो सके। ये भी एक लीगल एक्सपेंडिचर मेजर करने का तरीका है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी ये लीगली असिस्ट करता है, क्योंकि रूल्स ऑफ प्रोसीजर कहते हैं कि भाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को का काम है कि सीएजी की रिपोर्ट्स को इकट्ठा करेगा, सीएजी उसे असिस्ट करेगा इन रिपोर्ट्स को समझने के लिए, और उसका असेसमेंट करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा। सीएजी ऑल्सो प्रमोट्स फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस का मतलब है कि सेंसिबल एक्सपेंडिचर करने के लिए वो प्रमोट करता है। अगर कहीं पे किसी प्रकार से ऐसा लग रहा है सीएजी को कि ये पर्टिकुलर एक खर्चा जो किया गया है, चाहे वो किसी स्कीम में किया है, चाहे किसी प्रोग्राम में किया है, चाहे वो किसी ग्रांट्स देने में किया गया है, तो वहां पे वो देख सकता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वो अलाउड था या नहीं। लेकिन उससे बढ़ के हमें प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर पे काम करना चाहिए, दैट इज द सेकेंड सब हेडिंग। तो सेकेंड सब हेडिंग में आप बात करोगे प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में। तो प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर में ये 4 पॉइंट आपको लिखने चाहिए, ठीक है। अब अगेन इफ इट इज अ 10 मार्कर देन यू नीड नॉट एक्सप्लेन इट टू सच एन एक्सटेंट, बट इफ इट इज अ 250 वर्ड्स 15 मार्कर, ठीक है, तब आप इसमें एक्सप्लेनेशन को और अच्छे से लिखोगे। और एक और चीज है, अभी यहां पे आंसर खत्म नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीएजी की जो प्रोप्राइटी ऑडिट है, यानी कि एक्सपेंडिचर की क्वालिटी जब वो मेजर करने लगता है ना, तो उसमें कुछ चैलेंजेस भी है। अगर आप अपने आंसर में उस चैलेंजेस को इंक्लूड करते हो तो आप डेफिनेटली 1.5 मार्क एक्स्ट्रा अचीव कर सकते हो इस आंसर में। वो आगे अगली स्लाइड में मैं उस पर आऊंगा। प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब जब सीएजी बहुत सारे स्कीम्स का, इनिशिएटिव्स का परफॉर्मेंस देखता है और उसकी क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर देखता है, तब वो 4 प्रकार के इनपुट दे सकता है। इनपुट नंबर 1, वो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को या पॉलिसी मेकिंग को एक डायरेक्शन दे सकता है। क्यों? जब भारतमाला परियोजना का ऑडिट किया गया सीएजी के द्वारा, तो उसने ये पाया कि जब इस स्कीम को अप्रूव किया गया था, उसका पर्पस था कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया अपनी रैंक इंप्रूव करेगा। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली गई रैंकिंग है, जिसमें इंडिया काफी पीछे था। लेकिन जब एक्चुअल में इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने कोई टेंजिबल टारगेट ही नहीं रखे कि इंडेक्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो इसका मतलब उसने क्वालिटी ऑफ स्कीम इंप्लीमेंटेशन पे सवाल उठाए हैं, जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को रीसेट करने में मदद कर सकता है। दूसरा, गुड गवर्नेंस के जितने भी पिलर्स हैं वो हमेशा आप याद रखें। जब भी किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है और आपसे उसकी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए कहा जाता है, सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि गुड गवर्नेंस के जो 8 पिलर्स हैं, जो आप गवर्नेंस में यूएनएसकैप के 8 पिलर्स पढ़ते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना व्हाट आर दोज 8 पिलर्स। उन्हीं पिलर्स के ऊपर, उन्हीं मापदंड के ऊपर आप असेसमेंट दे दो कि क्या ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को या गवर्नेंस को पार्टिसिपेटिव बना पाया, क्या ये उसे ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बना पाया, क्या उसे रिस्पॉन्सिव बना पाया, क्या ये उसे कंसेंसस ओरिएंटेड बना पाया, क्या उसे एफिशिएंट इफेक्टिव बना पाया। इन्हीं पिलर्स के ऊपर आप घुमा सकते हो इस आंसर को। वैसे यहां पे भी अगर सीएजी मनरेगा का ऑडिट करता है तो वो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाती है कि कितने वेजेस अभी चल रही हैं, कितने वेजेस पे की जा रही हैं, लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी, गवर्नेंस बेहतर होती जाएगी। तीसरा, सीएजी वेस्टेज या एक्सेसिव एक्सपेंडिचर को रोकने में मदद कर सकता है। जैसे सीएजी ने जब मिड डे मील स्कीम का ऑडिट किया तो उसे पता चला कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है, लेकिन उसका इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। देयर इज नो इंपैक्ट दैट इज विजिबल ऑन ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। चौथा है पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट।
पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस। सीएजी जब ऑडिट करता है एयर इंडिया का या सीएजी ऑडिट करता है बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, तो एक तरीके से गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उस पे सवाल उठते हैं। सवाल उठने के बाद जो जनता है वो इन रिपोर्ट्स को पढ़ के एक्सेसिबल बना सकता है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू पॉइंट आउट, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम चैलेंजेस टू दिस। क्योंकि अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि सीएजी परफॉर्मेंस ऑडिट करके क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पे कमेंट करे, तो एक तरीके से सीएजी के लिए ये एक ऐसी टेरिटरी होगी जिसकी कोई आउटर बाउंड्रीज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, विनोद राय साहब जब सीएजी थे तो उन्होंने 2G स्कैम के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में ये बताया कि 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन के दौरान जो मेथड्स हमने फॉलो किए थे उसकी वजह से हमें एक नोशनल लॉस हुआ था, दैट इज 1.76 लाख करोड़। बट ये नोशनल लॉस कैलकुलेट करना और इस नोशनल लॉस को एक्चुअल सीबीआई ने अपनी प्रोसीडिंग्स के अंदर यूज किया, इस्तेमाल किया, दिखाने के लिए कि दे हैव अ केस, बट इन द एंड ऑल द पीपल हु वर अक्यूज्ड ऑफ दिस 2G स्कैम वर एक्विटेड। इसका मतलब ये जो नोशनल लॉस है इसको प्रूव नहीं कर पाए कि एक्चुअल में लॉस हो सकता था। दूसरा, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती हैं इस पर्टिकुलर प्रोप्राइटी को चेक करने की। डेटा कलेक्शन की टेक्निक को बार बार आपने अपडेट करते रहना है। सीएजी के पास क्या इस प्रकार के रिसोर्सेज हैं या क्या इस प्रकार का फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कि वो ऐसे कर सके। एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसको इंपॉर्टेंस तो दी नहीं जाती है, तो फिर क्यों इतना मेहनत करना है, क्यों इतना काम करना है। एंड लास्टली, सीएजी का जो रिपोर्ट है वो पीपल को कितना इजी टू अंडरस्टैंड, हाउ इजी इट इज फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अल्टीमेटली अगर अकाउंटेबिलिटी करवानी है तो लोगों को जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी। हालांकि सीएजी की रिपोर्ट्स आर रिलेटिवली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट दे नीड टू बी कम्युनिकेटेड इवन मोर। तो इसीलिए आप लास्ट में क्या कहोगे, सीएजी इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे। इफ वी मेक दिस फंक्शनिंग ऑफ सीएजी मोर प्रैक्टिकल, मोर oriented towards financial as well as fiscal prudence and more accessible to the people, it can fulfill its role as a constitutional watchdog। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव कंक्लूजन है आप जरूर बताइए, मैं उसे मेंशन अगले वीडियो में करूंगा। दोस्तों याद रखिए, जैसा मैंने आपको बताया 20% आपको सभी स्लीपी क्लासेस के कोर्सेज पे डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरीके से जो मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसमें 14 अक्टूबर से आपकी शुरुआत होने वाली है और 14 अक्टूबर से हर रोज 2 क्वेश्चंस उसमें आपसे पूछे जाएंगे। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर इवैल्यूएशन मिलेगा, मॉडल आंसर मिलेगा, बट ऑल्सो 1-on-1 सेशंस मेरे साथ मिलेंगे। साथ ही साथ इसके आंसर्स मैं ही इवैल्यूएट करने वाला हूं, तो ऐसा आपको निश्चिंत रहिएगा कि इवैल्यूएशन किस प्रकार से होती है उसकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1-on-1 प्रोग्रेस इवैल्यूएशन कॉल्स मेरे साथ आप वहां पे शेड्यूल कर सकते हो, जिसमें मैं आपके स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपको गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद और आपसे जल्द मिलते हैं।